हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नॉर्टन प्रमेय। पिछले वीडियो में हम थेवेनिन प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं। थेवेनिन प्रमेय क्या होती है, वो जटिल परिपथों को किस तरह से सरल करती है, किस तरह से जटिल परिपथों को सरल करके थेवेनिन तुल्य परिपथ में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व किया जा सकता है, वो सब जाना था। इस वीडियो में हम नॉर्टन प्रमेय के बारे में देखेंगे कि किस तरह से थेवेनिन प्रमेय की तरह ही नॉर्टन प्रमेय भी जटिल परिपथों को सरल करने के काम आता है, उसे सिंप्लीफाई करने के काम आता है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके। तो नॉर्टन प्रमेय कहती है कि अब अगर हमारे पास बहुत सारे प्रतिबाधाएं हैं और बहुत सारे विद्युत स्रोत अगर किसी परिपथ में लगे हैं जिससे कि हमारा परिपथ जटिल हो गया है, तो उसे एक ऐसे सरल परिपथ में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें एक धारा का विद्युत स्रोत लगा हो, मतलब धारा स्रोत लगा हो, और एक तुल्य प्रतिबाधा उसके समांतर क्रम में लगी हो। तो किसी भी जटिल परिपथ को इस तरह के परिपथ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कि क्या हो, एक तो धारा स्रोत हो, दूसरा क्या हो, तुल्य प्रतिबाधा हो, और दोनों को किस में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम संयोजन में। इस तरह से नॉर्टन तुल्य परिपथ ज्ञात कर लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यहाँ से देखिए आईएन धारा प्रवाहित हो रही है। इस बिंदु पर जाकर के यह आईएन धारा दो धाराओं, एक आरएन की तरफ और एक आरएल प्रतिरोध की तरफ विभाजित हो जाती है, दो धाराओं में बंट जाती है। तो इस तरह से हम आरएल प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा विभाजन नियम से आई एल का मान हो जाएगा जो आरएल में प्रवाहित हो रही है, आई एन इंटू आर एन अपॉन में आर एन प्लस आर एल। तो ये हो जाता है लोड प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान, और इस तरह से हम लोड प्रतिरोध में बहने वाली वोल्टता का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो नॉर्टन प्रमेय की सहायता से जो हमारा इतना जटिल परिपथ था जिसमें बहुत सारी प्रतिबाधाएं, प्रतिरोध, विद्युत स्रोत लगे हुए थे, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल परिपथ में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि इजीली कैलकुलेशन की जा सके। उसमें बहने वाली धाराओं का जो भी हमें कैलकुलेट करना है उसका इजीली मान निकाला जा सके। तो आइए हम देख लेते हैं नॉर्टन प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है। तो नॉर्टन प्रमेय का कथन कहता है कि वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत और प्रतिरोधों से निर्मित कोई भी रेखिक परिपथ होना चाहिए। तो उस रेखिक परिपथ को हम क्या कर सकते हैं, धारा स्रोत आई एन, तुल्य प्रतिरोधक आर एन और को समांतर क्रम में निरूपित कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध आर एन, उसको धारा स्रोत आई एन को समांतर क्रम संयोजन में रख करके उसे ईजी किया जा सकता है, उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जहाँ पर आई एन होता है, जहाँ जिस प्रतिरोध में, जहाँ लोड प्रतिरोध है जिसके लिए हमें धारा या वोल्टता का मान ज्ञात करना है, उसकी सिरों को बंद कर दीजिए। मतलब यहाँ से लोड प्रतिरोध हटा दीजिए और इसे बंद कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाता है नॉर्टन तुल्य धारा। इस आई एन को बोलते हैं नॉर्टन धारा, परिपथ की नॉर्टन धारा आ जाती है। और ऐसे ही हम आर एन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर एन की वैल्यू होती है कि जो हमारे पास लोड प्रतिरोध है उसके टर्मिनलों को तो हम खुला रखेंगे, और जो भी हमारे पास पीछे परिपथ है जिसमें बहुत सारे विद्युत स्रोत लगे हैं, चाहे वो धारा स्रोत हो चाहे वो वोल्टता स्रोत हो, उनको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, जैसा कि थेवेनिन प्रमेय में किया था। लेकिन अगर आदर्श स्थिति हो तो हमने थेवेनिन थ्योरम में भी किया था, जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। आदर्श स्थिति का मतलब है जो भी धारा स्रोत लगे हैं उनकी कोई आंतरिक प्रतिबाधा या प्रतिरोध नहीं है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट में रखा जाता है। हम देख लेंगे कि कैसे करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि आई एन का मान कैसे ज्ञात करना है। तो आई एन क्या था, हमारे जाल के दोनों टर्मिनलों के मध्य बंद सिरे होने पर प्रवाहित धारा। तो हमारे पास परिपथ ये था हमारा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें दोनों टर्मिनलों के सिरों को बंद करना है, उसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है। मतलब हमें ये ए बी सिरों को क्या करना है, बंद करना है। यहाँ से लोड प्रतिरोध को हटा देना है और इसमें ए बी सिरे में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास परिपथ कुछ इस तरह का आ जाता है। अब हमें क्या करना है, ए बी में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ से इस विद्युत स्रोत से हमें कितनी धारा मिल रही है, तो पहले उसका मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे इस विद्युत स्रोत के R2 और R3 समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध है और R1 क्या है, इनके श्रेणी क्रम में। तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध हो जाता है R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3। इसका मतलब है R2 R3 के क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोधों का फॉर्मूला लगा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ जाता है R1 प्लस R2 R3 अपॉन में R2 प्लस R3। इसे सॉल्व कर लेते हैं और इस स्रोत में बहने वाली धारा निकालेंगे। तो यहाँ क्या है,
अगर हम ओम का नियम लगाएं V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ V की वैल्यू तो आ जाती है E और R कितना आ जाता है, तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से हम I की धारा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, I धारा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन में R1 प्लस R2 R3 अपॉन में R2 प्लस R3। तो हमारे पास स्रोत में बहने वाली धारा आ गई है। अब हमें स्रोत से बहने वाली धारा जब आ गई है तो ये धारा यहाँ आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक R2 की साइड जो AB सिरे में से जाती है, एक R3 की साइड। हमें AB सिरे में प्रवाहित धारा निकालनी है तो धारा विभाजन का नियम लगाएंगे। तो यहाँ से जो धारा आ रही है वो R2 में कितनी जाएगी, उसके लिए हो जाएगी आने वाली धारा I इंटू में R3 अपॉन में R2 प्लस R3। धारा विभाजन नियम से ये हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ रख देंगे और I की वैल्यू AB के सिरों पे धारा का मान निकालने के लिए IN हो जाएगा R3 अपॉन में R2 प्लस R3 इंटू IN है नॉर्टन तुल्य धारा जो कि AB सिरे में प्रवाहित हो रही है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे I की वैल्यू पुट करके। तो IN की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये आ जाती है हमारे पास किसकी वैल्यू, IN की वैल्यू। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे जब और सॉल्व करेंगे तो IN की वैल्यू आ जाती है E R3 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अब इस तरह से हमारे पास IN का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे RN का मान। हमारा दिया हुआ परिपथ कुछ इस तरह का था, तो हमें निकालना है किसका मान, RN का मान। तो एक बार देख लेते हैं RN का मान कैसे निकालते हैं। दोनों टर्मिनलों से जाल की प्रतिबाधा, दोनों टर्मिनल जो A और B आपके जो दो टर्मिनल है इनसे जाल की प्रतिबाधा निकालनी है इस सिरे से, जबकि उनमें जितने भी स्रोत लगे हैं उनको आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। और आइडियल कंडीशन में अगर इनमें कोई आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। तो हमारा परिपथ कुछ इस तरह का बन जाएगा, जहाँ से हमें AB सिरों की ओर से देखते हुए क्या करना है, AB सिरों की ओर से देखते हुए इसके जितने भी प्रतिरोध हैं उनको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है उनका, जबकि उनकी जितनी भी ये विद्युत स्रोत हैं उनको उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया जाए। तो हम AB सिरे की ओर से देखते हुए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जब हम AB सिरे से देखते हैं तो हमें जितने भी प्रतिरोध लगे उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे R1 R3 किस में, समांतर क्रम संयोजन में है, जो कि R2 के क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो R2 प्लस में क्या हो जाएगा, R1 और R3 का श्रेणी क्रम संयोजन का हम सूत्र लगा देते हैं। तो N इज इक्वल्स टू हो जाता है R2 प्लस R1 R3 अपॉन में R1 प्लस R3। इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी तुल्य प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, जिसे नॉर्टन तुल्य प्रतिबाधा कहते हैं। यहाँ पर अगर सिर्फ प्रतिरोध है तो इसे नॉर्टन तुल्य प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो RN की वैल्यू हमारे पास आ जाती है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन में R1 प्लस R3। इस तरह से हमारे पास IN और RN की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम देख सकते हैं कि IN के ये जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, वही RN के इस अंश पार्ट में है। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो अगर हम निकालते हैं IN RN तो हम IN की वैल्यू रख देंगे और RN की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो IN RN की वैल्यू आ जाती है हमारे पास E R3 अपॉन में R1 प्लस R3। इस तरह से हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, एक IN की आ गई है, RN की आ गई है और एक इनका हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया है IN RN। तो अब हम करेंगे नॉर्टन प्रमेय का प्रूफ। तो एक बार देखते हैं, नॉर्टन प्रमेय में हम अभी तक निकाल चुके हैं RN IN RN। तो हम देख चुके हैं कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे IN की वैल्यू आती है, कैसे RN की वैल्यू आती है। अब करेंगे नॉर्टन थ्योरम का प्रूफ। तो हमारे पास ये वाला परिपथ था जिसमें हम मानते हैं कि दो लूप हैं, ये वाला फर्स्ट लूप मान लेते हैं, ये वाले को सेकंड लूप मान लेते हैं। फर्स्ट लूप में बहने वाली धारा I मान लेते हैं, सेकंड लूप में बहने वाली धारा का मान क्या मान लेते हैं, IL। तो फर्स्ट लूप में I धारा आ जाती है, सेकंड लूप में बहने वाली धारा IL है। अब हम इस परिपथ में किरचॉफ के लूप नियम को लगाएंगे। हम अपने पिछले वीडियो में किरचॉफ के नियम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के एक बार देख सकते हैं, ताकि आप इजीली यहाँ पे लूप नियम लगा सकें। तो किरचॉफ हम इस पहले लूप में, पहला लूप हमारा ये वाला है, इसमें हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का जब वोल्टता नियम लगाएंगे फर्स्ट लूप में तो हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसमें I धारा बह रही है तो हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं। तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए
R1 I हमारा पॉजिटिव आएगा। फिर हम R3 में जाएंगे तो यहाँ से देखिए I धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, IL धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा R3 इंटू I माइनस IL वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो इसे प्लस में लिख देंगे इज इक्वल्स टू। अब देखिए हम इस परिपथ में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हम E में नेगेटिव नोड से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो E कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे किरचॉफ के वोल्टेज नियम से होगा। यहाँ पर दो धाराएं अननोन है, एक I अननोन है, एक IL अननोन है, तो यहाँ से हम I और IL को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R3, यहाँ से R1 आया, यहाँ से R3 इंटू I आ जाएगा, और IL के मल्टीप्लिकेशन में माइनस R3 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस R3 इंटू IL इज इक्वल्स टू E। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही हम लूप पे दूसरे में क्या करेंगे, किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे। हम सेकंड लूप में जैसे ही किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए हम इसमें यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं चलना, तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए प्रतिरोध R2 पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, R2IL पॉजिटिव होगा। फिर हम RL में आएंगे तो यहाँ पे भी धारा IL प्रवाहित हो रही है, तो ये हो जाएगा RLIL। और हम R3 में जाएंगे तो हम इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में IL धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली टोटल धारा हो जाएगी IL माइनस I। तो इसे R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें कोई विद्युत स्रोत नहीं लगा है, तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेकंड लूप में भी किरचॉफ वोल्टेज का नियम लगा देते हैं। यहाँ पर दो धाराएं अननोन है I और IL, इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है। इससे हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम देख पा रहे हैं दो धाराएं अननोन हैं I और IL, हमें IL की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में I की वैल्यू रखने पर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। यहाँ से हम IL को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमने किया है R3 को पहले R3 को क्या किया, R2 से मल्टीप्लाई किया, तो R1R2 प्लस R2R3 आ गया है। ऐसे ही R1R3 को हमने मल्टीप्लाई किया R3 से, तो ये हो गया R3R1 प्लस R3 स्क्वायर। ऐसे ही हमने R1R3 को मल्टीप्लाई किया है RL से, तो हमारे पास आ गया R1 प्लस R3 इंटू RL। और यहाँ पे R3 को R3 इंटू IL से मल्टीप्लाई किया तो माइनस R3 स्क्वायर इंटू IL आ गया है। IL सब में कॉमन है, तो हमने इसे यहाँ कॉमन रख दिया है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा E। यहाँ से आप देख सकते हैं R3 स्क्वायर से R3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 प्लस R3 इंटू RL डिवाइडेड बाई R3 इंटू में IL। यहाँ से हम IL की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये IL की वैल्यू आ जाती है। अब हम इसमें करेंगे कि ऊपर वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे है R1 R2 यहाँ पे R1 प्लस R3 RL के मल्टीप्लिकेशन में है। हम RL को अकेला रखना चाह रहे हैं क्योंकि ये लोड प्रतिरोध है, ये परिवर्तित होता रहेगा, इसलिए इस पूरे में से हमने R1 प्लस R3 को क्या है कॉमन ले लिया, तो इनके अपोन में R1 प्लस R3 आ जाएगा प्लस RL आ जाएगा। तो हमारे पास ये IL की वैल्यू आती है, इसको हम लिख लेते हैं IL की वैल्यू को। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, हमारे पास यहाँ आ चुके हैं IN की वैल्यू, RN की वैल्यू और IN RN की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इन ABC से मान समीकरण में इसमें रखना चाह रहे हैं और IL का मान निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इस R1 प्लस R3 को ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है। इसमें आप देख पा रहे हो कि ऊपर जो ये E R3 अपोन में R1 प्लस R3 आ रहा है, ये इक्वेशन C से किसके इक्वल आ रहा है, IN RN के। और नीचे वाला ये आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ये R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 RN अपोन में R1 प्लस R3 जो आ रहा है, ये R1 है, आ रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है, नॉर्टन तुल्य प्रतिरोध RN के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से B और C से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास IL आ जाएगा, IL इज इक्वल्स टू IN इंटू RN अपोन में RN प्लस RL। तो इस तरह से नॉर्टन थ्योरम में जो हमें परिपथ दिया हुआ था, जो हमारा जटिल परिपथ था, उससे हमने किरचॉफ के नियम लगा करके लोड धारा का मान निकाला है। IL की वैल्यू ये आई है और हम शुरू में ये निकाल चुके हैं धारा विभाजन नियम से। IL इज इक्वल्स टू IN RN अपोन में RN RL, और यही हमारे
इस प्रूफ में आया है। इस तरह से ये प्रूफ क्या होता है, सत्यापित होता है।